साल 1971 थैंक्सगिविंग से ठीक एक रात पहले की बात है। सोचिए, एक आसमान में एक बिल्कुल आम सी उड़ान अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी पहेली बनने वाली थी। तो चलिए आज पड़ताल करते हैं डीबी कूपर के उस रहस्य की जो आधी सदी के बाद भी सबको हैरान कर देता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये हकीकत है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI भी आज तक नहीं ढूंढ पाई है। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर। एक बहुत ही शांत सा मिडिल एज का आदमी जिसने एक बढ़िया सा सूट और टाई पहनी हुई है, टिकट काउंटर पर आता है, बिल्कुल किसी बिजनेसमैन की तरह। वो कैश देकर सियाटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है। जब नाम पूछा जाता है तो वो बताता है डैन कूपर। उसके हाव भाव में कुछ भी अजीब नहीं था। पहली नजर में वो किसी भी आम यात्री जैसा ही लग रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह आदमी क्या करने वाला है। लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचता है, इस आम से दिखने वाले आदमी का शांत चेहरा बदल जाता है। वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और बहुत ही चुपचाप उसके हाथ में एक नोट थमा देता है। उस छोटे से नोट में जो लिखा था वो उस प्लेन में बैठे हर इंसान की किस्मत बदलने वाला था। उस नोट में सिर्फ 4 शब्द थे, मेरे पास बम है, बस इतना ही। और एक पल में ये आम सी उड़ान एक हाईजैकिंग में तब्दील हो गई। उसने एयर होस्टेस को अपना ब्रीफकेस खोलकर भी दिखाया, जिसमें तारों से जुड़ी लाल छड़ें थीं, और बिल्कुल शांति से कहा, ये कोई मजाक नहीं है। उसकी मांगे बिल्कुल साफ और सटीक थीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। पहली मांग $2 लाख कैश। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, आज के हिसाब से ये रकम $10 लाख से भी कहीं ज्यादा होती। और फिर आई उसकी दूसरी मांग, जो और भी अजीब थी, 4 पैराशूट। अब ये बात अधिकारियों को समझ नहीं आई। आखिर उसे 4 पैराशूट क्यों चाहिए थे? क्या वो किसी को अपने साथ कूदने के लिए मजबूर करने वाला था, या फिर उसके साथ कोई और भी था? ये एक पहेली थी। जाहिर है इतनी बड़ी रकम और पैराशूट जुटाने में वक्त तो लगना ही था। इसलिए फ्लाइट 305 सियाटल शहर के ऊपर रात के अंधेरे में घंटों तक चक्कर काटती रही। जरा सोचिए वो माहौल, प्लेन के अंदर खौफ और नीचे जमीन पर अफरा तफरी। खैर, जैसे ही प्लेन सियाटल में उतरा और पैसा और पैराशूट उसे सौंप दिए गए, कूपर ने अपना वादा निभाया। उसने सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित उतरने दिया। इससे एक बात साफ थी, ये कोई आम हाईजैकर नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पैसा था, लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यात्रियों के उतरने के बाद कूपर ने पायलट को फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। प्लेन में अब सिर्फ वो और कुछ क्रू मेंबर्स थे। मंजिल थी मेक्सिको सिटी, लेकिन वो वहां तक कभी पहुंचने वाला नहीं था, क्योंकि अब कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू होने वाला था। अब यहाँ एक टेक्निकल डिटेल जानना जरूरी है। उस जमाने के बोइंग 727 प्लेन में एक खास फीचर होता था। प्लेन के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी होती थी जिसे एयर स्टेयर कहते थे, जो हवा में भी खुल सकती थी। और कूपर का भागने का पूरा प्लान इसी सीढ़ी पर टिका था। और फिर सियाटल और रेनो के बीच कहीं 10,000 फीट की ऊंचाई पर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक तूफानी और बर्फीली रात थी, नीचे घना अंधेरा और जंगल, और वो पैसों से भरा बैग लेकर प्लेन की पिछली सीढ़ी से उस अंधेरे में कूद गया। और बस वो चला गया। उस एक छलांग के बाद डैन कूपर को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो हवा में जैसे कहीं गायब हो गया था। कूपर के गायब होते ही अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी खोज शुरू हुई। FBI ने सचमुच जमीन और आसमान एक कर दिया। जंगलों का कोना कोना छान मारा गया, लेकिन डैन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। वैसे एक मजेदार बात बताएं, उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, लेकिन एक रिपोर्टर से हुई छोटी सी गलती की वजह से मीडिया में उसका नाम डीबी कूपर छप गया, और बस वो हमेशा के लिए डीबी कूपर के नाम से ही मशहूर हो गया। ये केस दशकों तक चला। सोचिए, 1971 में हाईजैकिंग हुई और सालों तक कोई सुराग नहीं, सब कुछ ठंडा पड़ गया था। फिर अचानक 1980 में 9 साल बाद एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन उस सुराग ने भी रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर दिया। हुआ ये कि 1980 में कूपर के कूदने वाली जगह से मीलों दूर कोलंबिया नदी के किनारे
एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था। उसे रेत में दबे हुए नोटों के कुछ गले सड़े बंडल मिले। जब उन नोटों के सीरियल नंबर मिलाए गए तो FBI के होश उड़ गए। ये वही फिरौती वाले $5,800 थे। इस खोज ने जवाब देने की जगह और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर कूपर बच गया था तो उसने इतने कम पैसे वहाँ क्यों छोड़ दिए, और अगर वो नहीं बचा तो बाकी के लगभग $1,92,000 कहाँ गए? कुछ समझ नहीं आया। तो सवाल ये उठता है कि 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, फिर भी ये कहानी लोगों को इतनी क्यों खींचती है? आखिर DB कूपर का रहस्य अमेरिका की लोक कथाओं का एक इतना बड़ा हिस्सा क्यों बन गया? इसकी वजह शायद ये है कि ये एक परफेक्ट क्राइम जैसा लगता है। एक ऐसा अपराधी जिसने बिना किसी को एक खरोंच पहुंचाए पूरे सिस्टम को मात दे दी और गायब हो गया। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें सुराग तो है पर जवाब नहीं, और ये एक ऐसी कहानी है जहां हर कोई अपना अपना जासूस बन सकता है। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या DB कूपर एक जीनियस था जो अमीर होकर कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, या वो उस रात की खतरनाक छलांग में मारा गया और उसका शरीर और बाकी पैसे कभी मिले ही नहीं? सच जो भी हो, एक बात तो तय है, DB कूपर का रहस्य शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।